11वीं क्लास में जैसा कि हम अभी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले टेनियल सेल हम पढ़ चुके हैं, उसकी सारी जानकारी मैंने आपको दी हुई है। आज हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हुए जिंक के विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे। ठीक है, हम एक विद्युत रासायनिक सेल बना रहे हैं जिसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो अभी जिंक के सापेक्ष संदर्भ इलेक्ट्रोड का काम करते हुए जिंक के विद्युत वाहक बल की गणना करेगा। अब हम जानते हैं कि जिंक एक ऐसी धातु है जिसका मानक अपचयन विभव जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेगा ऋणात्मक आया है। जब भी मानक अपचयन विभव ऋणात्मक आए वह ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा और एनोड बनाएगा। तो चूंकि जिंक एनोड बना रहा है इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैथोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे। क्लियर? फिर से क्या क्या क्रियाएं हो रही है उसको समझिए। जिंक की रॉड ली गई है, जिंक सल्फेट का मानक विलयन लिया गया है और इस जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट के मानक इलेक्ट्रोड वाले विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड वाले युक्ति को क्या किया गया है, बाह्य परिपथ से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया है। बाह्य परिपथ द्वारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया है। ये लवण सेतु की युक्ति है जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम सेल की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। KCl जो लेना है ले सकते हैं हम, ये लवण सेतु है। अब सबसे पहली जो हम मैंने बात कही कि जिंक की रॉड जो है वो एनोड के तरफ रखी गई है क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया गया है क्योंकि यहाँ अपचयन की क्रिया होगी। तो हो क्या रहा है, जैसे ही हमने सेल परिपथ पूर्ण किया, लवण सेतु लगाया, जिंक की रॉड से जिंक आयन के रूप में विलयन में आने लगा। जिंक की रॉड से जिंक आयन के रूप में विलयन में आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी सतह पर छोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होता हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होता हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है और विलयन में उपस्थित ये हाइड्रोजन आयन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हाइड्रोजन डिपॉजिट होने लगता है। शेष हाइड्रोजन विलयन में चले जाएगा अगर अतिरिक्त है तो। इस तरह से जिंक की रॉड द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होता हुआ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है और वहां वह प्लेटिनम की रॉड द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है और एक सेल अभिक्रिया पूर्ण होती है और गैल्वेनोमीटर में 0.76 का विक्षेप उत्पन्न होता है। इस दौरान एक और काम हुआ कि एक तरफ धनायनों का सांद्रण बढ़ रहा था क्योंकि जिंक जो रॉड से इलेक्ट्रॉन मुक्त करके विलयन में आ रहा था उसके चलते धनायन का सांद्रण बढ़ रहा था और यहाँ का हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हुए प्लेटिनम के चारों तरफ डिपॉजिट हो रहा था, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम हो रहा था और ऋणायन बढ़ रहा था। वो जो इलेक्ट्रॉन आया वो हाइड्रोजन द्वारा ग्रहण किया गया और वो प्लेटिनम के चारों तरफ हाइड्रोजन की परत बनाने लगा। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन अर्थात धन आयन कम हुए, वहां धन आयन बढ़ा। इस युक्ति को लवण सेतु कहते हैं जो ये अनबैलेंस्ड आयनों को बैलेंस करने का काम करेगी। तो जिस तरफ धन आयन की मात्रा घटी है उधर ऋणावेशित तत्व जो है धनावेशित तत्व खिसक जाएंगे और जिस तरफ धनायन की मात्रा बढ़ी है उधर ऋण आवेश अपने आप स्थानांतरित होंगे। लेकिन चूंकि कॉटन का प्लग लगा है तो आयन विलयन के संपर्क में नहीं आएंगे, लेकिन परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए मदद करेंगे। वही युक्ति लवण सेतु कहलाती है जो दो द्रवों के मध्य द्रव संधि विभव नहीं बनने देती मगर विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। सबसे पहली जो बात हुई कि जिंक की रॉड से जिंक आयन विलयन में आया और इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होता हुआ कैथोड पर पहुंचा और यहाँ विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन द्वारा वो ग्रहण किया गया, प्लेटिनम पर हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गए। जैसे ही धारा में अवरोध उत्पन्न हुआ,
हमने उसको बैलेंस कर लिया। अब पूरी क्रिया के दौरान गैल्वेनोमीटर में 0.76 का विक्षेप उत्पन्न हुआ। यह विक्षेप पूरे सेल का विद्युत वाहक बल था, मगर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का विद्युत वाहक बल 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात संपूर्ण विक्षेप उस जिंक आयन का विक्षेप होगा जो कि गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न हुआ है। इसकी सहायता से हम जिंक के विद्युत वाहक बल की गणना कर रहे हैं। तो पहले हम सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे देख लो। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य होता है एनोड पर और कैथोड पर होता है विद्युत अपघट्य बटे इलेक्ट्रोड। तो जिंक बटे जिंक सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन आयन बटे H2Pt at 1 atm 1 मोलर। अब हमको क्या करना है, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करना है, जिसको हम लिखते हैं ई सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड भी बोल सकते हैं आप, जिसको मैं ई राइट ई लेफ्ट बोल रही हूँ। आपको मालूम है कि कैथोड ही राइट साइड पे होगा और एनोड ही लेफ्ट साइड पे होगा, तो इसको हम ई कैथोड और ई एनोड भी बोलेंगे। ई सेल इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन अपॉन H2Pt यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि राइट साइड पे था और जिंक इलेक्ट्रोड जो कि लेफ्ट साइड में था। पूरे सेल का विद्युत वाहक बल आया है 0.76। हाइड्रोजन का हमको पता है 0.00 माइनस ई जिंक डाइपॉजिटिव अपॉन जिंक, पक्षांतर करेंगे तो जिंक आ जाएगा माइनस 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो जिंक के विद्युत वाहक बल की गणना करता है। इस तरह से किसी भी धातु की हाइड्रोजन को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हुए विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। उस धातु का अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव ज्ञात किया जा सकता है।